आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा उपयोगी रहेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इसके साथ में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सभी प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गोले का आयतन होता है। जैसा कि आप जानते हैं गोला क्या होता है, जैसे कि गेंद हो गई, जैसे फुटबॉल हो गया, इस प्रकार का होता है। ये गोले का एक प्रतिरूप है। तो ये गोला है और इस गोले का आयतन क्या होता है, यानी इस गोले में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में भरा जा सकता है, उसकी मात्रा ज्ञात करनी है तो हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहाँ आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या है और आर पाई का मान क्या होता है, आप जानते हैं 22/7 होता है। तो इस तरह से कोई गोले की त्रिज्या दे रखी हो तो इस फॉर्मूले से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr² होता है। ये है क्षेत्रफल का और ये फॉर्मूला है आयतन ज्ञात करने का। एक होता है अर्धगोले का। अर्धगोला कैसा होता है आप जानते हैं, जैसे कटोरी के आकार का, आधा काट दिए दें तो ये आधा भाग तो वक्र भाग हो गया और ये वक्र भाग पूरा भाग था 4πr²। तो कोई अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो तो होता है 2πr²। अगर प्रश्न आ जाए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ के साथ में ऊपरी भाग जो है वर्ताकार वो भी जोड़ना पड़ेगा। वर्ताकार भाग है πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो आप जानते हैं कि पासा या डाइस जिस पर नंबर कितने होते हैं, उस पर नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर होते हैं। इस पासे को अगर हम एक बार ही फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, इसके अलावा 5 अभाज्य हैं, बाकी 4 और 6 भाज्य संख्या है। तो यहाँ अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 2, 3 और 5, 3 घटनाएं हैं और टोटल घटनाएं कितनी हैं, 6 है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्राप्त होता है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि एक पासे को फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी होगी 1/2। इसी प्रकार आपसे प्रश्न ये आ जाए कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए विषम संख्या इसमें है 1, 5, 3 संख्या है, तो वहाँ पर भी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 3/6 अर्थात 1/2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या है 2, 4 और 6, तो यहाँ पर भी 3 संख्या है यानी 3/6। सम संख्या आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी। अगर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए 1, 2, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 भाज्य, 5 अभाज्य, 6 अभाज्य, यानी कि 4 और 6 2 ही केवल संख्याएं हैं जो भाज्य हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी अनुकूल घटनाएं 2 बट्टा टोटल घटनाएं 6, यानी सरल करने पर क्या होगा, 1/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप आराम से हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है तीसरा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी हो गई। अब हमारे पास द्विघात समीकरण जब भी दे रखा हो और उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो आप द्विघाती सूत्र से विविक्त कर आपको ज्ञात करना होगा। डी का मान क्या होता है, डी b² - 4ac। अब इस समीकरण की द्विघात समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर
ए की जगह क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो ए का मान 2। बी का मान एक्स का गुणांक क्या है 1 है। सी का मान माइनस का 4 है। ये मान इस डी के फॉर्मूले में रखेंगे तो डी बराबर क्या प्राप्त होगा, पी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 2, सी का मान माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस और ये माइनस का गुणा प्लस 4 और 4 का गुणा 16, 16 और 2 गुणा होके 32, 32 और कितने हो गए ये 33, यानी विविक्त कर का मान 0 से क्या है अधिक है। 0 से जब अधिक है तो आपने देखा होगा द्विघाती सूत्र में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वर्गमूल के अंदर है ये इसका मान है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब कोई ना कोई वर्गमूल होगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2 बार क्या होंगे मान अलग अलग प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसी स्थिति में जब हमारा विविक्त कर d है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कैसा हो बड़ा हो, 0 से अगर बड़ा है तो हमारे जो विविक्त कर हैं अर्थात हमारे जो मूल हैं वो कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, पहली बात तो वास्तविक होंगे, रियल होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। साथ में यहाँ 0 से अलग है तो एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर 2 मान अलग अलग प्राप्त होंगे। अर्थात मूल कैसे होंगे भिन्न भिन्न अर्थात असमान होंगे। तो यहाँ से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाए तो आप इस विविक्त कर के माध्यम से आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए विविक्त कर 0 से छोटा होता, यानी डी का मान विविक्त कर का मान इसका मान 0 से छोटा होता, हम जानते हैं कि 0 से छोटी संख्या का ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है वो काल्पनिक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मूल काल्पनिक हो जाते हैं। तो काल्पनिक होते तो हम सीधा ही लिखते समान और असमान तो कह ही नहीं सकते, काल्पनिक है हमें पता नहीं है, अवास्तविक है। तो ऐसी स्थिति में काल्पनिक मूल या अवास्तविक मूल लिखते। अगर विविक्त कर डी का मान 0 के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में ये सारा पद 0 हो जाएगा, चाहे माइनस बी में 0 जोड़ें या चाहे घटाएं। ऐसी स्थिति में मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन मूल कैसे होंगे, दोनों समान प्राप्त होंगे। तो इससे संबंधित कैसा भी आपका प्रश्न परीक्षा में आए आप आराम से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का मतलब मीडियन, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं, एम कहते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास दिए हुए आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत हैं। वर्गीकृत में तो आपको पता है कि वर्ग अंतराल होता है, यहाँ क्या है वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, यानी डाटा कैसा है, आंकड़े कैसे हैं अवर्गीकृत है। और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का तरीका होता है या तो उसे आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो। हम यहाँ आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटी संख्या 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, 1 और 2 हैं, उसके बाद में 3 हैं, उसके बाद में 4, फिर 5 और 8। देखिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 संख्या है। तो यहाँ हमारे पास सारे पद आ गए हैं, 7 पद हैं। पदों की संख्या कैसी है 7, कैसी है विषम है। जब हमारे पास पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा माध्यक है वह हो जाता है पदों की संख्या विषम होने पर n+1 बटा 2वां पद। अर्थात यहाँ 7 + 1 बटा 2 क्या होगा 8 बटा 2 मतलब चौथा पद। आरोही क्रम में रखने के बाद में चौथा पद देखो कहाँ है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारे पास 3 है। अर्थात हमारा जो माध्यक m है वो कितना होगा 3 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ही प्रश्न आए कि उसमें पदों की संख्या विषम हो, विषम नहीं हो, यानी n है वो हमारे पास मान लीजिए 8 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद का औसत निकालना है, वही हमारा क्या होगा माध्यक होगा। अर्थात जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ आंकड़े इस प्रकार हैं 2 5 8 9 और 11। देखिए यहाँ 3 4 5 विषम संख्या है, एक बार सम संख्या और ले लेते हैं 13। तो ये हो गया आपके 3 और 3 6,
6 संख्याएं कैसी हो गई, पद कैसे हो गए n, 6 कैसी हैं, सम है। तो जब सम है तो क्या करेंगे हम, n/2 वा पद, n/2 मतलब n का मान है 6, 6/2 मतलब 3 वा, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद जो भी हैं उनका हम औसत निकालेंगे, मतलब जोड़ के 2 का भाग देंगे। 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17/2 कितने होंगे, 17/2 हो जाएंगे 8.5। ये हमारा m होगा। अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है, पदों की संख्या सम है तो इस तरह से करते हैं, अगर विषम है तो केवल आपको n में n पदों की संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग देना है, और वही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है, वही पद है हमारा माध्यक होता है। अगला हमारे पास प्रश्न है 5वां, दे रखा आपको कि कोई 3 संख्याएं हैं वह समांतर श्रेणी में है। AP का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में ABC दे रखा है, तो आपको B का मान बताना है। तो अगर हमारे पास कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो B का मान पहली और तीसरी संख्या के योगफल और उसमें 2 का भाग देने कर प्राप्त होती है। सिंपल आपको याद रखना है, यानी कि B का मान A और C के योगफल में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे पास, जैसे एक समांतर श्रेणी में लेके आपको दिखाता हूँ, जैसे 2 ले लीजिए, 2 के बाद में 4 जोड़ दीजिए 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 आ गया। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला और तीसरा पद है 2 और 10 हैं, कितने हो गए 12, 12 में 2 का भाग देने पर क्या आता है, दूसरा पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उसकी जो मध्य संख्या है वो पहली और तीसरी संख्या पहले और तीसरे पद के योगफल के आधे के बराबर होता है, याद रखना आपको। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है जो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो एक बार में। देखिए यहाँ हम बात करेंगे वृत्त की, तो वृत्त कैसा होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं। वृत्त होता है कुछ इस प्रकार। अब यहाँ आपको इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो देखिए मैं यहाँ एक स्पर्श रेखा एक ऐसे खींचता हूँ, दूसरी स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं यहाँ, हालांकि ये ऐसे। तो इस तरह से मैं इसके नाम रख देता हूँ L1 और L2, L1 और L और M रख देते हैं। तो हमारी जो रेखा L और M है वो कैसी है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श कर रही है देखो। और मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको M, PQ मान लेते हैं। तो P और Q बिंदुओं पर L और M जो रेखाएं हैं वो स्पर्श कर रही हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं भी है, समांतर स्पर्श रेखाएं। तो किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, 2 से अधिक समांतर स्पर्श रेखाएं एक ही बार में नहीं खींची जा सकती। यहाँ से ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके, जैसे कि हमारे पास ये वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से देखो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक तो ये और एक इस तरह से। प्रश्न आ जाए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। प्रश्न आ जाए कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर प्रश्न आ जाए कि वृत्त के अंतः बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में होगी स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। इस तरह से अगर प्रश्न आ जाए कि हमारे पास कोई 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक तो इस तरह से, एक दूसरी यहाँ, और तीसरी जहाँ स्पर्श बिंदु है दोनों वृत्तों का वैसे। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न आ जाए कि 2 स्पर्श करते हुए वृत्त हैं, तो ऐसी स्थिति में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित सभी प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं, अच्छे से इनको याद करके जाना। अगला आपका जो प्रश्न है 8वें निश्चय है, 1 + tan² a किसके बराबर होता है। तो ये तो सीधी सीधी सर्वसमीका है। पहली सर्वसमीका आप जानते हैं क्या होती है, sin² a + cos² a का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 + tan² a किसके बराबर होता है, sec² a के होता है। तो यहाँ sec² a आ जाएगा। तीसरी सर्वसमीका है 1 +
कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। याद रखना है, तीनों सरसमीका का उपयोग आपको प्रश्नों को हल करने में करना पड़ेगा। याद रखना है इसको अच्छे से। अब हमारे पास प्रश्न है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तुम्हारे पास इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसका माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न आपको आते हुए भी गलत हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा आपको समझ के इस प्रश्न को करना है। तो मैं यहाँ इस प्रश्न को स्पेशली लेके आया हूँ आपके लिए ही। देखिए, यहाँ ऊंचाई आपको 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम दे रखी है। कम प्रकार की संचयी बारंबारता यहाँ दे रखी है पहले से ही। यहाँ संचयी बारंबारता दे रखी है 4, 11। ये CF है, लड़कियों की संख्या संचयी बारंबारता है। तो हमें इससे बारंबारता निकालनी पड़ेगी और इसको प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए अलग अलग बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ अलग से निकाल के, देखिए इस तरह से टेबल बनानी है आपको। ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में, बारंबारता F, लड़कियों की संख्या संचयी बारंबारता। 140 से कम 4 लड़कियां हैं, 4 होगी। 140 से 145 7 लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां 145 तक 11 हो गई। 145 से 150 तक 18 लड़कियां हैं तो 29 हो गई। इस तरह से, यानी इसको ऐसे जोड़ते जाना है। 4 में 7, 11, 11 में 18, 29, 29 में 11, 40, 11 में 6, 46, 46 में 5, 51। यानी हमारे पास टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है? 51 है। तो हम क्या करते हैं, इसे n प्रेक्षणों की संख्या n/2 क्या आ जाता है? 25.5। तो यहाँ संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 25.5 कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, नहीं दिख रहे आपके संचयी बारंबारता में यहाँ कहीं पर भी 25.5। तो आपको क्या करना है, उससे अगली वाली संचयी बारंबारता देखनी है। उससे अगली वाली संचयी बारंबारता क्या है? 29। तो ये जो 29 वाला हमारा जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। 145 से 150 तक ये माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग में, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता देखिए 11, ये CF होगी। और माध्यक वर्ग की बारंबारता F होगी। माध्यक वर्ग में निम्न सीमा L 145 है। ये सारे मान हम फॉर्मूले में रख देंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है माध्यक ज्ञात करने का? L + n/2 - CF/F × H। यहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF, माध्यक वर्ग का बारंबारता F और माध्यक प्रेक्षणों की संख्या टोटल n 51। सारे मान यहाँ रखेंगे। L का मान 145, n/2 सीधा कर दिया हमने, 51 में 2 का भाग 25.5 माइनस CF 11। हल करने पर देखो यहाँ 14.5 गुणा 5 72.5/18 भाग देने पर आ जाता है हमारे पास 4.03। तो 149.03 प्राप्त होता है। तो हमारी ये माध्यक होगा। इन प्रेक्षणों का जो माध्यिका क्या हो जाएगी? 149.03। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है 8वें यूनिट से और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि cot A - cos A अपॉन cot A + cos A, ये आपके cosec A - 1 बटा cosec A + 1 के बराबर है। तो यहाँ हमें कोट के मान रखने हैं, चूँकि किसी भी एक पक्ष को लेकर हल करना है और फिर दूसरा पक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कोट A का मान रखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कोट क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है। तो ये सारे मान यहाँ रखेंगे। अगली स्लाइड में देखिए कोट की जगह क्या रखना है। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ हमें कोट है, यहाँ कोट है, इसकी जगह आपको कॉस बटा साइन रखना है, इसकी जगह भी कॉस बटा साइन रखना है। फिर कॉस कॉमन आ जाएगा, यानी कॉस A बटा साइन A माइनस कॉस A बटा कॉस A
बटा साइन ए प्लस कॉस ए। दोनों में देखिए कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ गया पीछे, बटा एक साइन ए माइनस एक बटा कॉस ए कॉमन आ गया, बचेगा एक बटा साइन ए प्लस एक। इसको और सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, कॉस ए से कॉस ए अंश और हर में है तो कट जाएगा। हम जानते हैं एक बटा साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक ए का, तो इसकी जगह कोसेक ए रख सकते हैं, कोसेक ए माइनस एक बटा साइन ए की जगह भी हम कोसेक ए प्लस एक रख सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर देख के जाना परीक्षा में, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।